हेलो फ्रेंड्स, नोजेक बायोटेक के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये वीडियो कई दिनों के बाद आपके सामने आ रहा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि देरी हुई। तो आज हम आपको सीड स्टॉकिंग दिखाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपसे बोला था कि चौथे टैंक में जो है कॉमन कार्प और ग्रास कार्प का जो है सीड स्टॉक होना है, तो उसी का अपडेट लेके आए हैं हम। लेकिन एक बात ये हम बताना चाहेंगे कि ये सीड स्टॉकिंग हमारे 5वें टैंक में हुई है। मतलब कॉमन कार्प और ग्रास कार्प जो है इसकी स्टॉकिंग 5वें टैंक में हुई है हमारी। और चौथे टैंक में हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमें पहले टैंक से कुछ सीड चौथे टैंक में लाना है। उसका भी कारण हम बताएंगे क्यों लाना है। लेकिन इस वीडियो को एंजॉय करिए और देखिए आपके सामने सीड स्टॉकिंग किस तरह से ये सीड स्टॉकिंग हुई है और कौन सी सीड है, बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ग्रास कार्प और कॉमन कार्प एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ सीड्स की बात करें तो लगभग 1500 सीड स्टॉक हुआ है 5वें टैंक में। सीड का साइज़ भी आप देख सकते हैं, हाथ पे उठा के दिखाया गया है, टोकरी में भी उठा के दिखाने की कोशिश की गई है। तो कॉमन कार्प और ग्रास कार्प टोटल नंबर ऑफ़ सीड्स 1500। 1500 एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज़ थोड़ा सा 10-20 का वेरिएशन हो सकता है, 10-20 कम या 10-20 ज़्यादा, लेकिन 1500 ये मान के चलिए कि 1500 सीड स्टॉक हुआ है। बिकॉज़ जब चूँकि गिनती करके नहीं डाला गया है, वज़न करके ये माप लिया जाता है कि 1 केजी में कितना सीड आ रहा है। तो उस हिसाब से 10-5 सीड का वेरिएशन हो सकता है। जब आपको ज़्यादा सीड डालना होता है तो आप एक एक सीड गिन के नहीं डाल सकते। तो ये सीड स्टॉकिंग हुई है 5वें टैंक में। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा टैंक, जैसे जैसे कल्चर आगे बढ़ेगा तो उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जैसे अपने पिछले टैंकों का हम अपडेट आपको बार बार शेयर करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये रहा सीड स्टॉकिंग 5वें टैंक में, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कॉमन कार्प, बहुत लोग थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। कॉमन कार्प का मतलब सारी जो वेराइटीज़ है ना, तो उसको कॉमन कार्प बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमन कार्प मतलब उसको चाइनीज़ कार्प भी बोलते हैं, चाइना भी बोला जाता है। इसमें लाल पीली मछलियाँ भी होती हैं, ब्लैक एंड वाइट भी होती हैं। तो देख लीजिए आपके सामने ये है। कॉमन कार्प का मतलब बस कॉमन कार्प, सिंगल वैरायटी होती है ये कॉमन कार्प, मतलब चाइना भी बोलते हैं। इसी से मिलती जुलती एक आमूर कार्प भी आजकल मार्केट में है। तो आमूर कार्प की बात अभी नहीं करेंगे, हम कॉमन कार्प की ही बात करेंगे। तो कॉमन कार्प है ये जो यहाँ स्टॉकिंग किया गया है मेरे फार्म में 5वें टैंक में। तो कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। अब बात अगर करें फ़िश वैरायटी की, जैसे मैंने कहा कि कॉमन कार्प, बहुत लोगों के दिमाग में ये अभी डाउट हो गया होगा कि फिर और सी कार्प और कार्प से कौन सी मछलियाँ होती हैं। तो मैं बता दूं कि दो तरह की और कार्प मछलियाँ होती हैं, मतलब दो डिविज़न्स हैं। एक आईएमसी मतलब इंडियन मेजर कार्प, दूसरा ईएमसी एग्जॉटिक मेजर कार्प। ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैं फिर बता रहा हूँ, इंडियन मेजर कार्प, इसमें 3 वैरायटी आती हैं, रोहू, कतला, मृगल। रोहू, कतला एंड मृगल। देखिए, मृगल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको नैनी भी बोलते हैं। ठीक है। और कतला को भाकुर भी बोलते हैं, रोहू को रोहू बोला जाता है, रेहू भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये वैरायटी, मतलब 3 वैरायटीज़ हैं, 3 किस्म की मछलियाँ हैं इंडियन मेजर कार्प में, आईएमसी जो बोलते हैं। अगर आईएमसी कोई बोल रहा है तो उसमें 3 मछलियाँ, रोहू, कतला एंड मृगल। ठीक है। और ईएमसी की बात करें मतलब एग्जॉटिक मेजर कार्प, इसमें कई वैरायटी आती हैं, जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प या चाइनीज़ कार्प जो बोलते हैं। तो ये चीज़, फिर बिग हेड, ये सारी एग्जॉटिक कार्प में आती हैं। अगर आपके दिमाग में अभी भी मछलियों को लेके, इनकी वैरायटी को लेके कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हों, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको नज़दीक से मछलियों की वैरायटी
इस बच्चों की उसको दिखाएं, और जिससे आप उनको पहचान सकें। अगर आप पहले से पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहचानना भी हम आपको सिखा देंगे। और ये चीज़ इसका हम अलग से एक वीडियो आपके लिए कोशिश करेंगे बनाने की, जो बिल्कुल अलग होगा, बायोफ्लॉक से हट के होगा। तो फिशेस को पहचानने की ज़िम्मेदारी हमारी कि किस तरह से पहचानेंगे, इसके बारे में हम वीडियो लेके आएंगे एक, जिसमें कोशिश करेंगे कि सारी वैरायटी जो अभी चलती हैं इंडिया में, जो ज़्यादातर डिमांड में है, ज़्यादातर कार्ब्स की, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दें, ये हम कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको वेट करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं बायोफ्लॉक की। उसके पहले एक चीज़ और हम अपडेट कर देना चाहते हैं कि पूरा एक सम अप कर लेते हैं पूरे टैंकों का अपने। तो आपको पहले से ये पता है कि हमारे यहाँ अभी 5 सीमेंटेड टैंक जो कि 18,000 लीटर वाटर कैपेसिटी के हैं, तो उनमें हमारे वहाँ कल्चर चल रहा है। अगर स्टॉकिंग की बात करें तो पहले टैंक में 5,000 सीड जो कि पंगेसियस का है, दूसरे टैंक में 2,500 सीड है पंगेसियस का ही, तीसरे टैंक में 2,500 सीड पंगेसियस, चौथा अभी खाली है। और इसमें जो है पहले टैंक से 2,500 सीड चौथे में हम लेके आएंगे। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया कि चौथा टैंक मैंने क्यों खाली रखा है, तो इसका रीज़न यही है कि पहले टैंक में हमारा सीड काफ़ी ज़्यादा है, 2,500 सीड है। वैसे अगर देखा जाए एक हिसाब से तो अभी सभी टैंकों में मेरे सीड काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि ग्रोथ अभी बड़ी अच्छी चल रही है। जल्द ही आपके सामने एक हम डेटा वाइज वीडियो लेके आएंगे, तो प्रॉपर डेटा के साथ आपको दिया जाएगा वो चीज़ कि किस तरह की ग्रोथ है। लेकिन जो स्टॉकिंग डेंसिटी अगर बात करें हम, जैसा कि बायोफ्लॉक में जो मैक्सिमम जो यील्ड हम कह सकते हैं जो हार्वेस्टिंग की है, तो वो 1,000 लीटर में 100 केजी, ऐसा आप लोग भी सुने होंगे। लेकिन अभी हमारा एम है 70 से 80 किलो तक हार्वेस्ट लेने का। उसके हिसाब से भी अभी हमारी स्टॉकिंग ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे सीड बड़ा होता जाएगा तो हम उसमें से कुछ सीड निकाल के दूसरे में कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ही किया था, पहले टैंक में 5,000 सीड हमने स्टॉक किया था। तो अब ग्रोथ जो है थोड़ी धीमी चल रही है कुछ दिनों से, जैसा कि हमने एनालाइज़ किया है। तो पहले टैंक में अब पहले जैसी ग्रोथ अभी नहीं है। वो इसका कारण मेन ये है कि सीड जो है काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ सीड जो हैं 5,000 हैं। तो उसकी वजह से यानी कि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब जो है ग्रोथ थोड़ा अफेक्टेड हो रहा है। तो इसलिए अब हम पहले, और ये जानबूझकर स्टॉकिंग की गई थी, कुछ चीज़ें हमें देखनी थी, सीखनी थी। तो देखिए, कहने को तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसे हो रहा है 1,000 लीटर में 100 केजी होगा, लेकिन अभी तक किसी ने हार्वेस्ट किया नहीं। फैक्ट तो ये है, और हमने भी नहीं किया। हम साफ मानते हैं कि हमने भी नहीं किया, और हम करके देख रहे हैं। वही चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे वहाँ चल रहा है। और हवाई कुछ ऐसी चीज़ नहीं हम पेश करेंगे, ना ही कोई किताबी चीज़ पेश करेंगे कि इतना होगा, ऐसे होगा। जब तक हम एक बार कर नहीं लेंगे तब तक हम आपको कैसे बता सकते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब कोई आदमी किसी चीज़ पे हैंडल जब तक नहीं किया है तो वो कैसे बता सकता है भाई कि कितना हार्वेस्ट हुआ या कितना होगा। अगर हम फाइनल हार्वेस्ट जब अपना निकाल लेंगे एक हार्वेस्ट, उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ डेज़ की अगर बात की जाए कि कितने दिन में हार्वेस्ट होगा, इसमें भी आप बहुत देख रहे होंगे कि बहुत लोग समझा रहे होंगे इतने दिन में हो जाएगा। अरे भाई, आपने किया नहीं तो आप समझ कैसे पाएंगे? दूसरे का कहा सुना और दूसरे जगह की क्लाइमेट के हिसाब से आप नहीं कर सकते ना अपने वहाँ, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक आप खुद करके नहीं देखते हैं, या कोई ऐसा जो कि आप ही के क्लाइमेट में, आप ही के एनवायरनमेंट में, मतलब अपने ही वहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी वो अलग अलग जगह, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग क्लाइमेट, तो वेरी करेगी चीज़ें। नंबर ऑफ़ डेज़ अगर बात की जाए हार्वेस्टिंग की, वो भी वेरी करेगा, ठीक है। कौन सी क्वालिटी का, कौन सा वैरायटी का सीड आपको स्टॉक करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके वहाँ मार्केट किस फिश की ज़्यादा अच्छी है और सर्वाइवल किसका अच्छा रहता है बायोफ्लॉक में। और मेरे ख्याल से अब अगर बात की जाए बायोफ्लॉक की, तो बायोफ्लॉक को ही बहुत बड़ा जो है
ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसे ना समझा जा सके, लेकिन इसके दो पहलू हैं। दो तरह से आप अगर इसको देखें तो एक इसको बहुत ही आसान बनाता है, बिल्कुल ही लेमैन की तरह। एक अगर आप सिंपल फार्मर हैं, आप बिल्कुल बिना किसी हिचक कर सकते हैं। बायोफ्लॉक की बात अगर करें तो बायोफ्लॉक बहुत आसान भी है और बहुत ज़्यादा टफ़ भी। मैं मानता हूँ दोनों चीज़, आप खुद एनालाइज़ करेंगे इसको, खुद समझ सकते हैं इस बात को। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, अगर आपको बायोफ्लॉक में हार्वेस्ट करना है, आप बस इससे मतलब रखना है कि फ़िश किस तरह से कि बिहेवियर रहती है इनकी बायोफ्लॉक में और किस तरह से मैनेजमेंट करना है। अगर आप इतनी चीज़ सीख जा रहे हैं तो आप हार्वेस्ट ले लेंगे। लेकिन अगर आप बैठ गए बायोफ्लॉक की फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स समझने के लिए, तो इतनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और फ़िज़िक्स भी है, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह का इसमें कंट्रोल और बहुत सी चीज़ें। तो उसके अंदर घुसेंगे तह बतह तो बहुत ही डीप हो जाएगा, ये रिसर्च का टॉपिक है। लेकिन अगर आपको केवल हार्वेस्ट से मतलब रखना है, अगर आप खाली हार्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी हार्वेस्ट लेना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से हो। तो मैं वही बात कर रहा था कि बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा अगर टफ़ देखा जाए तो टफ़ भी है। अगर लेकिन आप रिसर्च फेज़ में जाते हैं तो मेरे समझ से अगर कोई सिंपल फार्मर है तो उसे रिसर्च में नहीं जाना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करके बस इतनी जानकारी उसको गेन करनी होगी कि हार्वेस्ट वो आसानी से ले सके, मैनेजमेंट कर सके। मेन चीज़ जो है बायोफ्लॉक में तो वो मैनेजमेंट का है। वाटर पैरामीटर आपको किस तरह से मैनेज करना है तो आपको हार्वेस्ट मिल सके, तो यही चीज़ आपको सीखना है। अब इसमें आदमी ये भी सोच सकते हैं कि जो है क्यों ना हम बहुत डीप में जाने। तो देखिए, मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका इन्वॉल्व नहीं है अभी फार्मिंग में। फार्मर जो है बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, फिर भी फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग कराते भी हैं। लेकिन जो असली फार्मिंग कर रहा है अभी इंडिया की बात की जाए तो वो फार्मर बहुत ज़्यादा हाईली जो वेल एजुकेटेड कहते हैं तो उस तरह से नहीं है। तो वो फिर इतनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे समझ पाएगा, उसको सिंपल वे में समझाना होगा फिर। तो बायोफ्लॉक ऐसे ही समझिए कि सिंपल वे में आपको हार्वेस्ट मिल जाए। तो आप खुद भी इस चीज़ को समझिए अच्छे से कि हमें हार्वेस्ट लेना है या रिसर्च करना है। टेस्टिंग की बात है तो टेस्ट आप करिए अपने लेवल तक और इस तरह से करिए कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझने का और इससे जो है बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको रिसर्च पेपर नहीं लिखना है इस पे, जहाँ तक मेरे समझ की बात है। आप बस इतना समझिए कि किस तरह से हम एक कल्चर को हार्वेस्ट तक ले जाएं और ये सफिशिएंट होगा। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और अभी भी अगर डाउट्स हों और ख़ुद इस देखिए, कोई काम करने से पहले आप खुद अपने आप में एनालाइज़ करिए उस चीज़ों को, उनको खूब अच्छे से दिमाग में समझिए, उस पे पेपर और कलम लेके बैठिए कि उस चीज़ कहाँ पे हमको क्या प्रॉब्लम होनी है। अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स को, किसी भी चीज़ को करने से पहले जो क्या उसके प्रॉस क्या कॉन्स हैं, दोनों प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को पकड़ के चलिए, तभी अच्छा रहेगा। और बहुत जगहों पे आपको दिखाया जा रहा होगा कि 1000 लीटर में 100 केजी, तो इससे आप अगर जोड़ने लगेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस आपको फ़ायदा दिखेगा। लेकिन अगर आप सही से मिसमैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मिसमैनेजमेंट हुआ तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए, एनालाइज़ करिए, ठीक है। ख़ुद स्टडी कर सकते हैं, स्टडी करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कहीं कोई अगर बता रहा है सही चीज़, अच्छे से समझा रहा है तो उसको समझिए, उसकी चीज़ों को सीखिए और करिए। तो मेरे ख़्याल से, मेरे समझ से तो यही चीज़ है कि असली जो चीज़ है बायोफ्लॉक में अगर बात की जाए तो वो मैनेजमेंट का है कि वाटर पैरामीटर्स किस हिसाब से मैनेज रखें, CN रेशियो क्या रखें, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करें। अमोनिया ये वाटर पैरामीटर में ही आ गया, मतलब वाटर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, pH, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अल्कलिनिटी,
सैलिनिटी, तो इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे होगा और क्या होना चाहिए, इतनी चीज़ आप अगर समझ जाएंगे, ये जान जाएंगे, तो आप बायोफ्लॉक आराम से कर सकते हैं। बस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, मैनेज करते हुए आप हार्वेस्ट तक आप ले जा सकते हैं। और मेरे ख़्याल से अगर आपको मैनेजमेंट आ गया, आप हार्वेस्ट तक ले जा सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपने कल्चर को, तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बस आपको हार्वेस्ट से ही मतलब होना चाहिए। हमें हार्वेस्ट मिल रहा है तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप खुद ही सोच लीजिए कि कोई फार्मर है, किसी चीज़ की फार्मिंग करता है, ज़रूरी नहीं कि फ़िश की फार्मिंग कर रहा है, किसी भी चीज़ की फार्मिंग करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गन्ना लगा रहा है, गेहूँ लगा रहा है, तो आप पूरी उसकी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी सीखने लगे कि गेहूँ कैसे जो है अंकुरित होता है, किस तरह से उसमें जो है बड़ा होता है, फूल कैसे लगते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे, तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है आम फार्मर। उसको बस ये है कि खेत की जुताई करनी है, फिर सीड डालना है, और कितने एक नियमित अंतराल के बाद पानी चलाना है, एक नियमित अंतराल के बाद खाद डालना है, और हार्वेस्ट तक वो लेके जाता है। उसको फसल मिल जाती है, अच्छी कटाई कर लेता है। अब पूरी बायोलॉजी लगे बैठ के सीखने कि सीड कैसे जर्मिनेट होता है, कैसे अंकुरण होता है, और कैसे जो बाल हमारे में बोलते हैं, जो मतलब जो गेहूं का वो निकलता है जिसमें दाने पड़ते हैं, कैसे फूल लगता है, उसका पॉलिनेशन वगैरह कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही टिपिकल हो जाएंगी। फिर वो हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब अपना जो है कल्चर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो सेम वही चीज़ है एक्वा कल्चर में भी, अगर आप हार्वेस्ट लेना चाहते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बायोलॉजी बैठ के सीखने समझने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सही आएगी। ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ है। अगर आप उतना टाइम दे सकते हैं, उतना दिमाग खपा सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो समझिए, और बायोलॉजी केमिस्ट्री समझिए बायोफ्लॉक की। लेकिन आपको करना है, हार्वेस्ट लेना है, पेपर नहीं लिखना है कोई, तो आप सिंपल तरीका अपनाइए जहाँ पे आपको सही जानकारी मिले, रियल डेटाज मिलें, वहाँ से आप जो है नॉलेज गेन करिए, इकट्ठा करिए और अपना हार्वेस्ट में लग जाइए, मतलब कल्चर कंप्लीट करने में लग जाइए। तो ये रही बायोफ्लॉक से रिलेटेड मेरी तरफ से बात कि बायोफ्लॉक कैसे है, मतलब इसके बारे में क्या राय है हमारी। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है अगर आप कल्चर करना चाहते हैं, हार्वेस्ट से मतलब रखते हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी सीखना चाहते हैं तो बहुत ही टफ़ चीज़ है। आप 6 महीने साल भर भी लगा देंगे तो भी शायद आप समझ पाएँ कि बायोफ्लॉक है क्या, अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी में लग गए। और अगर आपको कल्चर तक ले जाना है चीज़ों को तो आप सिंपली कर सकते हैं, थोड़े से एडवाइस पे, थोड़े से मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट का तरीका सीख करके। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अब तक की ये पूरी बात रही मेरे सारे टैंकों की। आगे और भी टैंक कंस्ट्रक्ट होने हैं, किन्हीं वजहों से कंस्ट्रक्शन अभी रुका हुआ है। तो अभी एक डाउट और हम क्लियर कर देना चाहेंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, फ़ोन भी आते हैं तो उसमें भी डाउट्स रहते हैं लोगों के कि क्या सीधे क्वेश्चन ये होता है कि क्या सीमेंटेड टैंक में कल्चर हो सकता है। तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि हाँ, हो सकता है और हो रहा है। मेरी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मेरे टैंकों का डिटेल भी आपके सामने है, कल्चर चल रहा है बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट कर ले जा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हार्वेस्ट लेंगे और लेंगे ही हार्वेस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। टैंक का कोई ख़ास मसला नहीं है, तारपोलिन हो या सीमेंटेड टैंक हो। डिफरेंस दोनों में बस ये है कि तारपोलिन में आपको कम खर्चा आना है, लेकिन सीमेंटेड टैंक में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आना है, और इस पे हम वीडियो दे भी चुके हैं। अगर लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी बात की जाए कि कितना ड्यूरेबल होगा, तो इस हिसाब से आपका सीमेंट टैंक बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। जहां आपका सीमेंट टैंक 15-20 साल चलेगा, वहीं जो है तारपोलिन टैंक बहुत मैक्सिमम चलेगा ना, फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 3 से 4 साल चलेगा। और आप देखेंगे भी जितने भी लोग तारपोलिन टैंक लगाए हैं, भले भी 700-800 जीएसएम का लगाए हैं, फिर भी उनका जो है 4 से 5 साल, 4 साल अगर चला जाए बहुत ही ज़्यादा है। 4 साल अगर चल जाए ना उनका तारपोलिन टैंक तो वो भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत लोग प्रिस्क्राइब, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि तारपोलिन टैंक लगाइए, इसी में खाली होगा। तो ये डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बायोफ्लॉक आपका
सीमेंट टैंक में भी हो जाएगा, तारपोलिन में भी हो जाएगा। तारपोलिन अगर सस्ते में आप करना चाहते हैं, 2-3 साल करना चाहते हैं या टेस्टिंग करना चाहते हैं तो तारपोलिन पे आप जाइए। अगर लंबा काम करना चाहते हैं और ज़्यादा दिनों तक के लिए करना चाहते हैं तो हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही लाइक भी करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।